अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमने पढ़ना है मॉडल्स ऑफ एटम्स, मतलब एटम्स के क्या मॉडल्स हैं। इसके टोटल हमारे पास कितने मॉडल हैं? 5। देयर आर 5 मॉडल्स ऑफ एटम। फर्स्ट हमारे पास है डाल्टन एटॉमिक मॉडल। ये हमें किसने दिया? जोहन डाल्टन ने इन 1800। इसमें उसने हमें बताया कि जो एटम है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं और जो उसकी स्फीयर है वो सॉलिड है। जितने के सारे एलिमेंट्स जो इसमें एटम्स में प्रेजेंट हैं वो क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। और इसमें इसमें बताया कि जो एटम होते हैं वो ना तो क्रिएट हम कर सकते हैं और ना ही हम उसे क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इसकी आते हैं सिग्निफिकेंस। उसने क्या बताई? उसने बताई कि ये ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी है दैट पुट केमिस्ट्री ऑन साइंटिफिक फुटिंग बेस्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वेशन मीट लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। उसमें यही बताया ना कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसकी लिमिटेशन हमारे पास की इसकी लिमिटेशन है कि क्या इसने हमें नहीं बताया किसके बारे में? इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ मैटर और एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से और कहाँ एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में नहीं बताया और ना ही इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया। अब सेकंड मॉडल हमारे पास क्या है? थॉमस मॉडल। ये हमने किसने दिया? ये हमें बताया प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। इस मॉडल को हम क्या कहते हैं? प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। इसमें थॉमस मॉडल ने मतलब थॉमसन ने थॉमस मॉडल हमें क्या बताया? बताया कि जो एटम है वो पॉजिटिव स्फीयर है। एटम की जो स्फीयर है मतलब जो साइडों पे स्फीयर होती है वो क्या है? पॉजिटिव है। जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन इम्बिडेंटेड, उसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं जैसे कि प्लम्स इन पडिंग। ठीक है, जैसे कि प्लम धुसे होते हैं कैसे? पडिंग में। ठीक है, इसके बाद आता है लिमिटेशन। इसकी लिमिटेशन क्या है? किसने हमें नहीं बताया इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट के बारे में कि कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज हुए हैं के में, एल में, एम में और एन शेल्स में। ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंस भी है। ये पहला मॉडल है जिसने हमें टू इनकॉर्पोरेट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, फर्स्ट मॉडल टू इनकॉर्पोरेट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये पहला मॉडल था। ठीक है, इसके बाद है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल हमें किसने बताया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इन 1911 में। ओके, कंडक्टेड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इसने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हमें दिया। उसमें उसने क्या बताया? उसमें उसने हमें बताया, देखें ये हमारे पास क्या है? छोटी सी रेडियो एक्टिव सोर्स है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? रेडियो एक्टिव सोर्स। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास एक थिन गोल्ड फॉइल प्रेजेंट है। इसे क्या नाम दिया? थिन गोल्ड फॉइल। ये हमारे पास प्रेजेंट। अब इसके साइडों पे क्या प्रेजेंट है? इसके साइडों पे हमारे पास यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है? ये हमारे पास है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। यहाँ पे हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। कहते हैं कि जब हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फ़ा पार्टिकल जब यहाँ से इमिट होते हैं, ऐसे इमिट होते हैं, जब इमिट होके इस थिन थिन गोल्ड फॉइल से जब जाकर टकराते हैं तो टकरा के मतलब एक सीधी लाइन की शक्ल में आगे गुजर जाते हैं ऐसे। ठीक है, जाके किससे टकराते हैं? फ्लोरेसेंट स्क्रीन से। और कुछ जो होते हैं अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं? डिफ्लेक्टेड बैक, कुछ वापस आ जाते हैं। ठीक है, क्यों वापस आ जाते हैं? ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से वो वापस आ जाते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हमारे पास आगे अल्फा के पार्टिकल पास हो रहे हैं, ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं कि एटम्स आर मोस्टली, एटम की जो मोस्टली है हमारे पास, मोस्टली मतलब बहुत ज़्यादा उसमें क्या है? एम्प्टी स्पेसिस मौजूद हैं। ओके, इसमें ये सारा बताया। क्या बताया कि एक हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स है, उससे अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं, जाके थिन गोल्ड फॉइल से टकराते हैं। जब उससे टकराते हैं तो टकराने के बाद कुछ इसमें सल्फा पार्टिकल हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन से जाके मतलब इस थिन फॉइल से गुजर के फ्लोरेसेंट स्क्रीन से टकराते हैं। जबकि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्लेक्टेड बैक आते हैं, क्योंकि किस वजह से? ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेज की वजह से। ओके, और इसने आगे और ये बताया कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल इस थिन गोल्ड फॉइल से गुजरे वो कैसे गुजरे? क्यों गुजरे? क्योंकि इसमें क्या थी? थोड़ी सी एम्प्टी स्पेसिस थी एटम के अंदर। ओके, इसमें बताइए, देखो टीनी डेंस न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है वो टीनी डेंस है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस इन एम्प्टी स्पेस है। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? वो न्यूक्लियस के गिर्द जो खाली जगह है उसमें रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसकी हमारे पास सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या थी? किसने ओवरटर्न कर दिया? द प्लम पडिंग मॉडल एंड एस्टेब्लिशिंग कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है,
और इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि इसने हमें इलेक्ट्रॉन मतलब कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट स्पाइरल इनटू न्यूक्लियस, मतलब इसने हमें नहीं बताया कि स्पाइरल या स्टेबल कैसे हैं न्यूक्लियस के अंदर, इनटू न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो हमारे पास है ना, क्योंकि हमने पीछे ये पढ़ा कि जो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस के बाहर वाले जो शेल्स होते हैं उनमें रिवॉल्व कर रहते हैं। उसकी स्टेबिलिटी और उसकी स्पाइरल जो पाथ है उसके बारे में इसने हमें रदरफोर्ड मॉडल ने नहीं बताया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फोर्थ मॉडल आता है, क्या है? बोहर मॉडल। बोहर मॉडल किसने दिया? ये बोहर मॉडल हमें दिया नील्स बोहर इन 1913 में। ठीक है, इसने हमें क्या बताया? इसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट मतलब कि LMN, ये जो ऑर्बिट्स हैं ना इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब भी करते हैं, एनर्जी इमिट भी करते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, हमसे न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे साइडों पे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऑर्बिट्स हैं जिसमें क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास साइडों पे क्या है? ये हमारे पास ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, अब देखें इलेक्ट्रॉन यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी, यहाँ भी सब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब इलेक्ट्रॉन ने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना है तो उसने क्या करना है? उसने एनर्जी अब्जॉर्ब करनी है। किस शेप में? इन फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन की शक्ल में उसने क्या करनी है? एनर्जी अब्जॉर्ब करनी है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसने जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आना है तो उसने क्या करनी है? एनर्जी रिलीज करनी है, रिलीज इन फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, फोटोन की शेप में वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। इसने हमें बोहर मॉडल ने ये सब कुछ बताया। इसकी लिमिटेशन ये थी कि इसने हमें नहीं बताया, ये हमारे पास जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। जीमन इफेक्ट में ये होता है ना, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इसने हमें नहीं बताया कि कैसे ये जो स्प्लिटिंग होती है इलेक्ट्रिक लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, इसके बारे में नहीं बताया। और ना ही हमने, और इसने सिर्फ और सिर्फ काम किसके लिए किया? सिंपल एटम के लिए। जैसे सिंपल एटम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के लिए इसने काम किया, लेकिन इसने कम्प्लेक्स एटम्स के लिए काम नहीं किया। कम्प्लेक्स एटम कैसे? जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, इन कम्प्लेक्स एटम के बारे में इसने हमें नहीं बताया। इसकी अब आते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि सक्सेसफुली एक्सप्लेयर्ड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसने हमें सिर्फ जो लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का उसको एक बेहतरीन तरीके से बताया, बाकी इसने कम्प्लेक्स एटम के बारे में कुछ नहीं बताया। ओके, अब आते हैं इसके लास्ट वाले टॉपिक है, वो हमारे पास क्या है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। लास्ट मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब ये मॉडल किसने दिया? ये मॉडल हमें दिया श्रोडिंगर और उसके अदर बाकी साथी थे। कब दिया? 1920 को। ठीक है, इसमें उसने हमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑर्बिट्स में। ठीक है, नॉट फिक्स्ड पाथ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल्स में हैं लेकिन उनकी पाथ फिक्स्ड नहीं है। ओके, इसके बाद है कि डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन लोकेशन बाय प्रोबेबिलिटी यूजिंग उसने वेव फंक्शन को यूज़ करते हुए हमें बताया कि कहाँ कहाँ अमकान है कि हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकें। इसके बाद इसने बताया कि इन्वॉल्व क्वांटम नंबर। इसने हमें क्वांटम नंबर के बारे में बताया। क्वांटम नंबर हमारे पास कौन से हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता था कि एनर्जी लेवल्स के बारे में। एटॉमिक नंबर डिस्कस अबाउट शेप। इन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो डिस्कस अबाउट ओरिएंटेशन, एंड इन स्पिन क्वांटम नंबर वो डिस्कस अबाउट स्पिन, मतलब स्पिन क्या है हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स की। इसके बाद था कि इसकी लिमिटेशन कोई नहीं है। ये जो मॉडल था ये बहुत एक्यूरेट एंड वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल जो कि हम आजकल इसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक इन्वॉल्व थी लेकिन ये इतना कम्प्लेक्स नहीं है कि इसकी मतलब इसे सॉल्व ही ना कर सकें। मतलब इसकी लिमिटेशन तो है लेकिन बहुत कम है। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।